अध्याय 13 ऊष्मा और तापमान। सबसे पहले हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ हीट? ऊष्मा क्या है? आप सभी को पता है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ये इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये अणुओं की क्या है, गतिज ऊर्जा है। और ऊष्मा के हिसाब से आप किसी चीज़ को बता सकते हो कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है। मान लीजिए किसी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है तो वो गर्म कहलाएगी, अगर ऊष्मा की मात्रा कम है तो वो ठंडी कहलाएगी। एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊर्जा की इकाई होगी वही ऊष्मा की इकाई होगी। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है ऐसा ही प्रणाली में, तो ऊष्मा के लिए भी जो इकाई होगी वो जूल होगी। इसके अलावा कैलोरी भी ऊष्मा की एक इकाई होती है। और भी बहुत सारी इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं, ये मैंने जब क्लास चल रही थी उसमें बताया था, और फिर से हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। ये जो अगली लाइन जो इसमें दी हुई है वो एक्चुअल में ऊष्मा प्रवाह को समझा रही है कि जो ताप के अंतर के कारण उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। मतलब मान लीजिए कि दो दो वस्तुएं हैं जिनका तापमान अलग अलग है, और उसमें तापांतर की वजह से क्या होगा? ऊष्मा का प्रवाह होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों वस्तुओं के तापमान एक दूसरे के बराबर ना हो जाएं। तो इसको ऊष्मा प्रवाह या हीट ट्रांसफ़र कहा जाता है। फिर इसके बाद ये क्रिया कब तक चलती रहेगी? ये क्रिया तब तक चलती रहेगी कि जब तक कि दोनों के टेम्परेचर जो हैं वो समान ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को कि एक गर्म चाय या गर्म दूध का कप रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो जो गर्म चाय या दूध के कप में से हीट निकलती रहती है। कब तक निकलती रहती है और वो कहाँ जाती है? रूम की एयर में। कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते। फिर आगे जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि हमको ऊष्मा किस किस चीज़ से मिलती है। सबसे अगर नेचुरल सोर्स की बात करें हम, तो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा जो है ईंधन के रूप में अगर हम बात करें तो कोयला है, लकड़ी है, इसको जलाने से ऊष्मा मिलती है। फिर इसके बाद जो हीटर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स, तो उससे भी हमको हीट मिलती है। कहीं पर घर्षण हो रहा है मशीन पार्ट्स में, तो भी हमको ऊष्मा मिलती है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमको ऊष्मा मिलती है। आगे आ जाते हैं। ऊष्मा क्या के मात्रक। ऊष्मा के मात्रक में सबसे पहले जूल दिया हुआ है। जूल ऊष्मा की इकाई या ऊष्मा का मात्रक है, जो कि एमकेएस या एसआई प्रणाली में यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जूल और कैलोरी में दिया हुआ है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है। तो जो एक कैलोरी है, अगर हम सही तरीके से याद करें, क्योंकि 1/, में नंबर्स को याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो एक कैलोरी जो रहता है वो कितने जूल के बराबर रहता है? 4.2 जूल के बराबर रहता है। और ये जो जूल की डेफिनेशन दी है, जब हम कैलोरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो आप अभी ये याद रखिए कि ये जो कैलोरी है, एक कैलोरी, वो कितने जूल के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। अगला है कैलोरी। कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे 1 ग्राम आपने शुद्ध जल लिया और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ कर रहे हो? 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया कि मान लीजिए वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है 15.5 तक। तो इसको बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? एक कैलोरी बोलते हैं। भाई कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। द्रव्यमान होगा, आप उसको गर्म करोगे तो ऊष्मा दोगे, ऊष्मा दोगे तो उससे क्या होगा? उसका तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर तापमान कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस, और द्रव्यमान कितना लिया है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान है और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो जितनी ऊष्मा की ज़रूरत है वो किस में मेज़र की जाएगी? कैलोरी में मेज़र की जाएगी। और कैलोरी जो है सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई होती है। आगे ये सेम रिलेशन जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस फॉर्म में याद रखना ज़्यादा आसान है बजाय इसके। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4.18, लेकिन हम
उसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 8 हटाते हैं तो यहाँ 1 में +1 ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4.2, जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है रिलेशन। इसके अलावा अगर यहाँ पर किलो बात आ जाए, ये तो नॉर्मल रिलेशन है कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है। अब अगर 1 किलो कैलोरी की बात हो जाए तो यहाँ पर किलो यूज़ किया है तो यहाँ पर भी किलो आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 किलो कैलोरी में पूछा जाए कि कितने जूल होते हैं, तो यहाँ पर अगर 1000 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.2 या 4.18 में जब 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4.18 इंटू 10⁻³ जूल या 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। अगला है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट ये आपकी जो है, यहाँ पर हम ये भी एक ऊष्मा की इकाई है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम द्रव्यमान की इकाई ग्राम या किलोग्राम में ना लेकर किस में ले रहे हैं, 1 पाउंड में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, 1 पाउंड में। पाउंड किसकी इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है। कौन सी प्रणाली में है, एफपीएस प्रणाली में। और पानी का तापमान कितना बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर की यूनिट वही है जो कि हमारी कैलोरी में थी या जूल में थी, लेकिन जो द्रव्यमान की इकाई है वो पाउंड कर दी है इसमें। तो यहाँ पर 1 पाउंड द्रव्यमान के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत है उसे सेंटीग्रेड हीट यूनिट में मेज़र किया जाएगा। अब यहाँ पर जो रिलेशन है सेंटीग्रेड हीट यूनिट और कैलोरी के बीच में दिया हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान की जो इकाई है वो ग्राम है और यहाँ पर पाउंड है। तो जब आप 1 पाउंड को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 453.6। और यही रिलेशन निकल कर आएगा, क्योंकि पाउंड को ग्राम में बदलोगे तो बाकी चीज़ें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो मतलब ये इन दोनों में रिलेशन निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट आपने पाउंड को बदल दिए 453.6 ग्राम में, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा रहे हैं, तो ये ऊष्मा की इकाई क्या हो जाएगी, कैलोरी। ये रिलेशन निकलेगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं इसको आपको डिराइव करके भी अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है इसमें अगला अगला जो यूनिट है इसकी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हम देखेंगे ये भी एक इकाई है ऊष्मा को मापने की, और ये जो है ब्रिटिश प्रणाली में इसका यूज़ किया जाता था। तो ब्रिटिश प्रणाली में इसका यूज़ किया जाता था, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान किस में लिया है, पाउंड में ही लिया है। टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जितनी टेम्परेचर आपने देखा डिग्री सेल्सियस से चेंज करके कितना कर दिया, फ़ारेनहाइट। क्यों, क्योंकि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट है और वो भी किस प्रणाली में है, वो जो है ब्रिटिश प्रणाली में है, इसलिए। तो जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जब आप पाउंड को जो है किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में, और ये फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट और कैलोरी के बीच में रिलेशन निकाल पाओगे। इस रिलेशन को भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये रिलेशन भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है कितना कैलोरी के बराबर है। तो कितना है, 252 कैलोरी के बराबर है। अगला है आपका कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। तो इसमें हम देखते हैं आगे है फिफ्थ, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। तो इसमें जो द्रव्यमान की इकाई है वो किलोग्राम ली है, और पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो जो ऊष्मा की मात्रा की ज़रूरत है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स हीट यूनिट। अगला है थर्म। थर्म का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है, एक ग्रीक वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है वो हीट से होता है, ऊष्मा से होता है। तो जनरली गैस कंपनी जो रहती हैं वो थर्म करके वर्ड यूनिट को यूज़ करती हैं। गैस कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक विशेष यूनिट है, और इसमें क्या करते हैं,
द्रव्यमान की मात्रा और बढ़ा दी, कितना ले लिया, 1000 पाउंड ले लिया। और तापमान कितना इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लेवल पर काम होता है तो इसलिए द्रव्यमान की मात्रा भी ज़्यादा है। और टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं वो 100 फ़ारेनहाइट कर रहे हैं। और फिर देख रहे हैं कि कितनी हीट की ज़रूरत है, और उसको किस में मेज़र कर रहे हैं, थर्म में मेज़र कर रहे हैं। आगे इसमें देखते हैं हम ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव है, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। तो पहला है तापक परिवर्तन। तापक परिवर्तन से मतलब ये है कि जैसे आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई रॉड है, आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो गर्म होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई जैसे कोई पदार्थ है और उसको फ्रिज में रख दिया जाए, तो फ्रिज में रख दिया जाए तो उसमें से क्या होता है, हीट निकलती है, तो वो उसकी इसलिए उसका टेम्परेचर कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो ये ऊष्मा ग्रहण करने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए वो गर्म हो जाती है। ऊष्मा निकलने पर या वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान घट जाता है और वो ठंडी हो जाती है। तो ये कहलाता है तापक परिवर्तन। अगला जाता है आकार में परिवर्तन। आप सभी जानते हैं कि ठोस को अगर गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो क्या होगा, वो द्रव में बदलेगा, और द्रव में बदलेगा, द्रव अवस्था में आएगा तो क्या होगा, उसके आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन हुआ। इसी तरीके से इसका उल्टा, अगर किसी द्रव को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होगा, उसमें से हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो वो किस में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा। तो क्या होगा, उसका जो आयतन है वो घटेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और ठंडा करने पर आयतन घटता है। तो ये आकार में परिवर्तन हो रहा है ऊष्मा की वजह से। अगला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो ये है कि जैसे ठोस को गर्म करोगे तो द्रव में बदलेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पानी ठंडा करने पर बर्फ बनता है, अर्थात वो कैसा रूप है, ठोस रूप है। गर्म करोगे तो द्रव में आएगा, और द्रव को और ज़्यादा गर्म करोगे तो भाप या वो वाष्प अवस्था में आएगा। ठीक है, और बर्फ़ को गर्म करने पर पानी में, ये सीक्वेंस सही नहीं दिया है। तो पहले ठोस को गर्म करोगे तो द्रव, द्रव को गर्म करोगे तो भाप या गैस। तो ये इस तरीके से ठोस द्रव गैस अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अगला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो है साधारण ताप पर संभव नहीं है, लेकिन जब गर्म किया जाता है दो पदार्थों को और वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके पश्चात उनकी क्वालिटीज़ में परिवर्तन होता है। आप सभी जानते हैं लोहे को शुद्ध रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो क्या करते हैं कि उसमें कुछ यांत्रिक गुण विकसित करते हैं। तो यांत्रिक गुण विकसित करने के लिए उसमें अलग अलग तत्व मिलाए जाते हैं। जब आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ाया था तब बताया था कि फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, कार्बन है, इस तरह के पदार्थ जो है वो ऐड किए जाते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो गंधक से मतलब है सल्फ़र, तो लोहे में थोड़ा सा सल्फ़र भी ऐड किया जाता है उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हम लोहे को सल्फ़र के साथ गर्म कर देंगे, उसको जो है एक निश्चित तापमान तक गर्म करेंगे, तब जाकर वो रासायनिक परिवर्तन होगा कि लोहा सल्फ़र में मिल पाएगा, सल्फ़र लोहे में मिल पाएगा। अगला 5th पॉइंट है भौतिक गुणों में परिवर्तन। ऊष्मा वस्तु के भौतिक गुणों जैसे कठोरता में परिवर्तन ला देती है। तो यहाँ पर जो भौतिक गुण हैं तो उसमें जो परिवर्तन मतलब जो दिखाई देता है, जैसे आप इस तरीके से भी एक चैप्टर है ऊष्मा उपचार जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि लोह धातुएं हैं और उनको उनसे किसी पदार्थ को बनाया गया है, किसी जॉब को बनाया गया है, और धीरे धीरे उसके यांत्रिक गुणों में थोड़ी सी कमी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, ऊष्मा उपचार करते हैं, उसको एक निश्चित तापक्रम तक गर्म करते हैं तो उसके अंदर की संरचना में परिवर्तन आता है, और ये अंदर की संरचना में जो परिवर्तन होता है इसकी वजह से उसके कुछ यांत्रिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। मान लीजिए कठोरता का विकसित गुण करना है तो गर्म किया, फिर ठंडा करने की दर के हिसाब से, तो उसके इस तरह की जो कठोरता है, तन्यता है, इस तरह के कुछ गुण उसमें विकसित किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला है विद्युत का प्रभाव। तो ऊष्मा द्वारा विद्युत की धारा बहती है। ये आगे जब आप थर्मोकपल पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे ऊष्मा द्वारा विद्युत की धारा बहती है।
तापमान मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु यहाँ पर दिया हुआ है ताप वस्तु की व्यवस्था है जो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। मतलब ये ऊष्मा प्रवाह को ही समझा रहे हैं कि जब दो वस्तुओं में तापांतर है तब कैसे ऊष्मा प्रवाह संभव है। अगर आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की ठंडी अवस्था या गर्म अवस्था की तीव्रता उस वस्तु का तापमान कहलाती है। तो अगली लाइन दी है, जब दो वस्तुओं के तापमान समान है तो क्या उसमें ऊष्मा प्रवाह होगा? नहीं। तो वो अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? तापीय साम्य अवस्था, मतलब दोनों के टेम्परेचर समान है। अगला है यहाँ पर, यहाँ पर पूरी लाइन क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन आप लोग अपने बुक में भी उस चीज़ को ओपन कर लें जिससे कि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है ताप से संबंधित कुछ पद, मतलब सम टर्म्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। कौन कौन से टर्म्स है जो यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर के लिए, उसको हम देख लेते हैं। ऊष्मा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद टेम्परेचर की बात हो रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब पानी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। पानी को किसमें नियत ताप पर, एक निश्चित ताप पर, जिस नियत ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि पानी है उसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा कि गर्म करने का मतलब ऊष्मा मिल रही है तो उसका तापमान बढ़ेगा। तो एक निश्चित तापमान पर उसके द्रव के जितने भी अणु हैं वो किस में बदलने लगेंगे? वाष्प में बदलने लगेंगे। तो ये उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। जिस ताप पर जो है द्रव के अणु वायुमंडलीय दाब पर वाष्प अवस्था में बदलना शुरू कर देते हैं, उसको क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और पानी के लिए अगर वायुमंडलीय दाब पर बात की जाए, वायुमंडलीय दाब बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर दाब का मान परिवर्तित होगा तो तापमान का मान भी चेंज होगा। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। दाब बढ़ाने पर सभी पदार्थों के क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। फिर इसके बाद अगला है आपका गलनांक। ये नियत ताप, मतलब जिस टेम्परेचर, एक्चुअल में ये नियत ताप ना बोलकर यहाँ जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलता है वो उसका क्वथनांक, तो वो ज़्यादा करेक्ट लाइन होती है। क्योंकि नियत ताप से मतलब है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, और टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते क्योंकि ऊष्मा दोगे तभी जाकर वहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा। इसी तरीके से जिस तापमान पर, ये नियत ताप मेरे ख्याल से इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही सारे जो द्रव के अणु हैं वो किस में बदलने लगते हैं? गैस में। मतलब ये टेम्परेचर अगर आ गया तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद और ज़्यादा ऊष्मा देने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ऊष्मा देने पर भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। कब तक? जब तक कि द्रव के सारे अणु किस में नहीं बदल जाते? गैस में। इसी तरीके से एक निश्चित ताप पर, मतलब अगर पानी की बात की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है और उसको फ्रिज में रख दिया जाता है तो वहाँ पर वो जो है पानी किस में बदलेगा? द्रव से ठोस अवस्था में बदलेगा। कब तक बदलेगा? जब तक कि पूरा अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नियत ताप यूज़ किया। तो ये यहाँ पर जो है गलनांक समझाया है। तो गलनांक के लिए क्या होगा? उल्टी प्रोसेस है। मतलब आपने बर्फ़ निकाली और बर्फ़ का तापमान कितना है? सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस तापमान पर ही बर्फ़ जो है वो ठोस रूप में है तो वो किस में बदलने लगेगी? द्रव में बदलने लगेगी। कब तक बदलेगी? जब तक कि वो पूरी तरह से ठोस रूप से द्रव रूप में नहीं आ जाती। तो ये क्या कहलाएगा? उसका ठोस का गलनांक कहलाएगा। और पानी के लिए इसका मान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है आपका हिमांक। गलनांक का अपोजिट है हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ गलनांक में क्या था कि ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो रहा था। गलना उसी को ही बोलते हैं ना कि ठोस का द्रव में रूपांतरण। यहाँ पर हिमांक मतलब गलनांक के जस्ट अपोजिट, कि कोई द्रव है और वो किसी निश्चित तापमान पर ठोस रूप में बदल रहा है तो वो क्या कहलाने लगेगा? हिमांक कहलाने लगेगा। जैसे आप ठंड के दिनों में देखते हैं कि बर्फ़ जम जाती है तो वातावरण में जो नमी रहती है वो एक निश्चित तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? द्रव ठोस रूप में बदलने लगता है। तो ये हिमांक कहलाता है कि जिस नियत ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, हिमांक या जमाव बिंदु कहलाता है।
और अगर आप इसमें कोई द्रव है उसमें और दूसरी अशुद्धि या दूसरा पदार्थ मिलाते हैं तो उसका जो हिमांक का मान है वो घट जाता है, मतलब नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो उससे और कम हो जाता है। और टेम्परेचर मतलब वही हिमांक, तापमान बता रहा है ना आपको कि किस तापमान पर द्रव ठोस में बदल रहा है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर का मान या हिमांक का मान भी बढ़ेगा। अगला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन, ये आप लोगों ने देखा होगा। वैसे तो वातावरण में नमी, वाष्प मौजूद ही रहती है, लेकिन जैसे जो झील है, तालाब है, नदी है, तो वहाँ पर जो जलवाष्प की मात्रा है वो स्थल भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो जल है ऊपरी सतह पर, वो क्या करता है, वो जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसकी ऊपरी सतह वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। और वाष्प में परिवर्तित होने पर किस में एग्जिस्ट करती है? वायु में। तो वायु ऐसा नहीं है कि सिंपल पूरा गैस है, उसमें जलवाष्प भी थोड़ी सी विद्यमान रहती है। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण है। यहाँ पर कोई अलग से उसको गर्म नहीं किया जा रहा है कि कोई हम जल है तो उसको गर्म कर रहे हैं और फिर उसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है और ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और इससे ठंडक उत्पन्न होती है। यही कारण है कि आप कोई झरना है, झील है, तालाब है, तो उसके पास आपको ठंडक का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है और ये नेचुरल प्रोसेस है। अगला है आपका संघनन या द्रवीकरण। संघनन या द्रवीकरण आप नाम से ही क्लियर है, अगर संघनन क्लियर नहीं हो रहा है। और द्रवीकरण से मतलब ये है कि किसी चीज़ का द्रवावस्था में बदलना। तो यहाँ पर वाष्पीकरण से मतलब था कि वाष्प में बदलना, द्रवीकरण से मतलब द्रव में बदलना। तो द्रव में ठोस, द्रव, गैस, यही क्रम है। तो ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव गैस में बदलेगा। तो द्रवीकरण मतलब द्रव में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो गैस द्रव में बदल रहा है, क्योंकि गलनांक में भी द्रव बनता है लेकिन वो ठोस से द्रव में बनता है। और यहाँ द्रवीकरण है, तो यहाँ पर द्रवीकरण से मतलब ये है कि वाष्प द्रव में बदले। जब भाप को ठंडा करते हैं तब क्या होता है, भाप जो है वो किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो इसी अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम? संघनन या द्रवीकरण बोलते हैं। मैंने आपको इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था कि गर्मी के टाइम में आप एक ठंडी बॉटल जो है वातावरण में रखते हैं, बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है और ठंडी बोतल आपने वातावरण में रख दी, तो क्या होगा, जो वातावरण में जलवाष्प है वो किसके संपर्क में आएगी? जब ठंडी सतह के संपर्क में आएगी तो उसका, उससे ऊष्मा निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि वाष्प, बाहर जो वातावरण में वायु है उसका तापमान ज़्यादा है और ठंडी बोतल की सतह पर तापमान कम है। तो ऊष्मा कहाँ से कहाँ निकलेगी? ऊष्मा जो है जलवाष्प जो वातावरण में की वायु में है उससे निकलेगी और कहाँ जाएगी? इस ठंडी सतह पर जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक ये दोनों के तापमान बराबर नहीं हो जाते हैं। अब वाष्प से जब ऊष्मा निकलेगी तो उसका अवस्था परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो किस में, वाष्प से किस में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में बदल जाएगी। ये जो प्रोसेस होगी एक निश्चित तापमान पर होगी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? संघनन बोल रहे हैं। आगे आप लोग देख लीजिए इसमें डिफरेंस कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या क्या डिफरेंस है। मतलब उबालना और किसी चीज़ का भाप में बदलना, दोनों में क्या अंतर है। तो वाष्पीकरण की मैंने क्रिया आपको बताई थी कि इसमें कोई अलग से हम गर्म नहीं करते हैं कि पदार्थ को गर्म कर रहे हैं और तब जाकर वो वाष्प में बदल रहा है। तो ये क्रिया प्रत्येक ताप पर बाहर से बिना ऊष्मा लिए होती है और ये सिर्फ सतह पर होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे पानी है, पानी को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने पर क्या हो रहा है? वो वाष्प में बदल रहा है। एकदम आपको दिख रही है वो प्रोसेस को कैसे वाष्प में बदल रहा है। तो यहाँ पर ऊष्मा देते हो तब जाकर वो अपने क्वथनांक बिंदु तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता है। ये कहाँ पर हो रही है? द्रव की ऊपरी सतह पर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो भी वाटर सोर्सेज हैं वहाँ पर ये ऊपरी सतह पर वाष्पीकरण होता है। और यहाँ पर अगर पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा? ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस में पूरा पानी जो है गर्म होकर वाष्प में बदलने लगेगा। तो ये पूरे द्रव में होती है। अगला है आपका वाष्पीकरण में थर्ड पॉइंट,
ये क्रिया धीरे होती है क्योंकि इसमें कोई आप बाहर से ऊष्मा नहीं दे रहे हो, इसलिए इसकी प्रोसेस स्लो होती है। यहाँ पर आप एक्सटर्नल हीट का यूज़ करते हो, इसलिए अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए प्रोसेस फास्ट होती है। वाष्पीकरण, इस क्रिया में कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है, अपने एक स्लो मैनर में प्रोसेस चलती रहती है। क्योंकि आप बाहर से ऊष्मा देते हो, इसलिए वहाँ पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आवाज़ भी सुनाई देगी। तो जो पानी में बुलबुले उठते हैं तो उसको आप थोड़ा सा ध्वनि उसमें निकलती है। अगला है ताप के विभिन्न पैमाने। तो यहाँ पर जो तापमान के लिए अलग अलग स्केल्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो स्केल का जो सबसे निचला बिंदु है उसको क्या बोलेंगे हम, जमाव बिंदु या हिमांक, ठीक है। और इसका जो ऊपरी बिंदु है उसको वाष्प बिंदु या क्वथनांक बिंदु। क्यों? क्योंकि ये पानी के जमाव बिंदु और क्वथनांक बिंदु के हिसाब से ये स्केल बनाए गए हैं। अगर तापमान हिमांक बिंदु से कम है तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है, जो पदार्थ आप जिसको स्केल में यूज़ कर रहे हो वो जम जाएगा। अगर आप वाष्प बिंदु से ऊपर यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, वो भाप में बदलने लगेगा। तो वो सही तरीके से स्केल के लिए सुटेबल पदार्थ नहीं रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह का मटेरियल यूज़ करना है कि ना तो वो जमे ना ही वो हीट भाप में कन्वर्ट हो। तो अलग अलग स्केल हैं, जैसे सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, फॉरेन ड्यूमर्स पैमाना और केल्विन पैमाना। और यहाँ पर जो अलग अलग स्केल्स हैं उसके लिए दाब कितना लिया है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है 760 mmHg मरकरी पारे के लिए। तो ये इस तरह से भी प्रेशर को दिखाया जाता है। इसके बाद अगले पेज पर जो है तापमान के जो पैमाने हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें अगला है सॉरी ये पूरा नहीं आ रहा है,